नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था की, यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश एरा की। खासतौर से तीन व्यवस्थाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। लेकिन इससे पहले की जो इजारेदारी प्रथा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है वो कहीं से भी आ सकता है। और मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करता, सीधे पॉइंट पर ही आता हूँ। हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। ठेके पर भू राजस्व व्यवस्था वसूल करने की शुरुआत 1765 से हो गई थी। 1765 में जब रॉबर्ट क्लाइव दोबारा बंगाल के गवर्नर बनकर आए तो उन्होंने द्वैध शासन शुरू कर दिया, यानी जो डबल शासन है। और उसके अंतर्गत उन्होंने मोहम्मद रजा खां और सिताब राय वगैरह को जो नायब दीवान नियुक्त किया था, और जो भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था है वो ठेके पर जमींदारों को दे दी गई थी। फिर 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। यहां से हम शुरुआत करते हैं 1772 में। ये शुरुआत करते हैं वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर है उस समय, और उन्होंने इजारेदारी प्रथा, या उसको फार्मिंग सिस्टम बोलते थे, उसकी शुरुआत की। इसमें भी दो प्रकार की बातें हैं। पहला है पंचशाला बंदोबस्त और दूसरा है सालाना बंदोबस्त। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पंचशाला यानी 5 साल के लिए, सालाना यानी एनुअली यानी 1 साल के लिए। 5 ईयर सेटलमेंट या क्विनक्वेनियल सेटलमेंट इसको आप बोल सकते हैं। इसमें 5 साल के लिए। तो सबसे पहले 1772 में शुरुआत होती है, तो पंचशाला बंदोबस्त हो गया 1772 से 1777 तक, और यहाँ ये बंद हो जाता है। उसके बाद में सालाना बंदोबस्त शुरू होता है 1777 से। 1777 से इसकी शुरुआत होती है। कब तक चलेगा अभी आप समझ जाएंगे। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और उस एक्ट के माध्यम से कंपनी को ये सलाह दी गई कि स्थायी भू प्रबंध किया जाए, यानी 1 साल 5 साल वाला बंदोबस्त छोड़िए, स्थायी काम कीजिए कोई, जिससे एक लंबे समय तक एक निश्चित राजस्व है वो प्राप्त होता रहे। तो 1786 में कार्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आते हैं। 1786 में आते हैं कार्नवालिस, और वो इस दिशा में प्रयास करते हैं और एक रेवेन्यू बोर्ड का गठन करते हैं। रेवेन्यू बोर्ड, उस बोर्ड के 2 सदस्य थे, आपने नाम भी सुना होगा, जॉन शोर, जो कि बाद में गवर्नर जनरल भी बने, जॉन शोर, और दूसरे हैं जेम्स ग्रांट। इनमें चर्चाएं चलती हैं और ये चर्चा करते हैं कॉर्नवालिस के साथ, लेकिन ये किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कुछ बातों को लेकर इन दोनों के अंदर मतभेद है, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट के अंदर। एक तो मतभेद इनमें मेन ये है कि भूमि का मालिक किसको माना जाए। जॉन शोर ये मानते हैं कि भूमि का मालिक जमींदार है, यानी जॉन शोर क्या मानते हैं, भूमि का मालिक किसे मानेंगे, ये जमींदार को। लेकिन जेम्स ग्रांट कहते हैं कि जमींदार को भूमि का मालिक मानना सही नहीं है, भूमि का मालिक सरकार ही रहेगी। जैसे पुराने समय में बादशाह था जमीन का मालिक, तो वैसे ही सरकार भूमि की मालिक है। हमें सिर्फ टैक्स कलेक्टर्स के रूप में, यानी कर संग्रहकर्ता के रूप में ही जमींदारों का उपयोग करना है, हमें उनको जमीन का मालिक नहीं बनाना है। लेकिन कार्नवालिस है वो खुद एक जमींदार था, और उसने जॉन शोर की बातों का पक्ष लिया। और हालांकि ये कुछ निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन लंबे सोच विचार के बाद में कार्नवालिस ने भू राजस्व की एक नई व्यवस्था को बंगाल में शुरू कर दिया। वो उसने शुरू की थी व्यवस्था 1790 में। 1790 में 10 साल के लिए उसने कहा एक बार 10 साल के लिए लागू करते हैं, और उसके बाद में बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं विलियम पिट, उनकी अनुमति मिलने के बाद में 1793 से स्थायी बंदोबस्त कर दिया जाता है। यानी ये जो 10 वर्ष वाली व्यवस्था है ये स्थायी कर दी जाती है, यानी हमेशा के लिए इसी व्यवस्था को रखा जाएगा। इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त, इस्तमारारी, जमींदारी, जागीरदारी या मालगुजारी प्रथा भी बोला जाता है। इसके बारे में डिटेल में अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद में है रैयतवाड़ी व्यवस्था, और फिर उसके बाद में है एक महालवाड़ी व्यवस्था। ये रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्थाएं क्या हैं, इनके बारे में भी मैं पहले स्थायी बंदोबस्त के बारे में विस्तार से बताने के बाद में ही इसके बारे में चर्चा करूंगा। अब हम इजारेदारी प्रथा के बारे में जो मैंने बातें आपको बताई वो लिख रखी हैं, आपको समझने में दिक्कत हुई तो एक बार 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने शुरुआत की इजारेदारी प्रथा की। लगान वसूली के लिए शुरुआत में 5 वर्षीय व्यवस्था जो 1777 तक चली, इसे पंचशाला बंदोबस्त कहा गया। फिर 5 वर्ष के स्थान पर 1777 के बाद में 1 वर्ष कर दिया गया, उसको सालाना बंदोबस्त बोला गया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से स्थायी भू प्रबंध करने का सुझाव दिया गया। 1786 में कार्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आए और रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया। उसके 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट। वो किसी खास निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, और क्यों नहीं पहुंच पाए उसका भी मैंने आपको जानकारी दी। फिर 1790 में उन्होंने वार्षिक लगान के स्थान पर कॉर्नवालिस ने जमींदारों के माध्यम से 10 वर्षीय लगान की व्यवस्था शुरू कर दी, और 22 मार्च 1793 में इस व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। अब हम शुरुआत करते हैं वो तीनों जो भू व्यवस्थाएं हैं।
स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, इसके और क्या क्या नाम है वो आपको मैं बता चुका हूं। 22 मार्च 1793 को इस व्यवस्था की शुरुआत होती है। इसमें भूमि का स्वामी माना गया है जमींदार को, जिसके बीच में विवाद भी हुआ जॉन शोर के और जेम्स ग्रांट के बीच में। लगान हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया गया कि बार बार इसको बदला नहीं जाएगा। इसमें 1/11 भाग जमींदार के लिए और 10/11 भाग कंपनी को दिया जाएगा। हालांकि इसमें पुस्तकों में विवाद है, यानी बड़े बड़े हिस्टोरियंस के बुक्स की भी यदि बात करेंगे तो आपको एक में ये भी मिल जाता है, बहुत सी पुस्तकों में 1/10 और 9/10, या जो 10/11 लिखा गया उनमें भी प्रतिशत में बात करें तो 11% और 89% लिखा हुआ मिल जाता है, 11% और 89%। जबकि यदि आप 10/11 निकालेंगे तो लगभग 91% होता है, 89% नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोस्टली मैं मानूंगा कि 10/11 और 1/11 कहेंगे, यानी 1/11 भाग जमींदार को और 10/11 भाग कंपनी को मिलेगा। लगान वसूली पर सरकारी खर्च समाप्त हो गया, क्योंकि लगान वसूलने के लिए जो सरकारी कर्मचारी लगाए जाते थे वो उनका अब काम खत्म हो गया, उनको अब और प्रशासनिक कार्यों में लगाया जा सकता है। भूधृति व्यवस्था, वैसे तो ये जो भू राजस्व इकट्ठा करने की व्यवस्था है उन सभी के लिए भूधृति व्यवस्था शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर भूधृति व्यवस्था उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप उप जमींदारी सिस्टम आप कह सकते हैं, यानी कोई बड़ा जमींदार है तो वो अकेला तो उस व्यवस्था को संभाल नहीं सकता, तो वो अपनी जमींदारी को, जो जमींदारी है उसको अन्य लोगों में बांट देता है कि कुछ ये जो इतने खेत हैं या इतने किसान हैं इनका जो टैक्स आप इकट्ठा करोगे, तो वो अपने स्तर पर बांट देता है। उसको उप जमींदारी या भूधृति व्यवस्था कहा गया है। हालांकि भूधृति व्यवस्था जो भू राजस्व व्यवस्था है उससे संबंधित नाम है। अब इसमें एक आता है सूर्यास्त का नियम। ये सूर्यास्त का नियम विवादित है, वैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा नियम, लिखित में तो कहीं ऐसा नियम नहीं था, लेकिन नियम यह था कि जो तारीख दी गई है उस तारीख तक यदि जमींदार जो टैक्स है वो जमा नहीं करवा पाता है कंपनी को, तो उसकी जागीरदारी या उसकी जो जमींदारी है वो समाप्त कर दी जाएगी। ये ब्रिटिश काल में जितनी भूमि थी ब्रिटिशर्स के पास में, ब्रिटिश भारत के अंदर जितनी भूमि आती थी डायरेक्ट उनके अंडर में, यानी देशी रियासतों के अलावा, उसमें से 19% भूमि पर स्थायी बंदोबस्त किया गया। सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, किसमें 30% है, किसमें 51% है, वो अभी हम जान लेंगे। जमींदारी के लिए उत्तराधिकारी की व्यवस्था थी, यानी एक जमींदार की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा होने वाला जमींदार होगा, यानी उस जमीन पर अपने आप ही उसका अधिकार होगा और कोई नजराना वजराना भी नहीं देना पड़ेगा। यानी राजा महाराजा के टाइम में तो नजराना पेश करना पड़ता था, लेकिन यहां पर कुछ नहीं है, डायरेक्ट जो ट्रांसफर हो जाती थी। अब ये कहां लागू की गई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश में कहां पर? बनारस और गाजीपुर खंड में, और उत्तरी कर्नाटक में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था लागू की गई। जमींदार का काम क्या था कि जो प्रजा है उसको पट्टे जारी करेगा और उन पट्टों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होगा कि दोनों के क्या आपस में संबंध किस प्रकार से रहेगा। लेकिन ज्यादातर जमींदार हैं वो पट्टे जारी नहीं करते थे, क्योंकि फिर वो कानूनी रूप से बाध्य हो जाते हैं और जो निर्धारित दरें थी उससे भी ज्यादा वो वसूल करने का प्रयास करते थे। तो ये बात है स्थायी बंदोबस्त की, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ और विशेष बात बताने योग्य रह गई है। अब इसके गुण और दोष हैं वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। जैसे दोषों की बात करेंगे तो जमींदार किसानों का शोषण करते थे, किसानों का सरकार के साथ डायरेक्ट संपर्क नहीं है क्योंकि जमींदार टैक्स इकट्ठा करते हैं, और क्योंकि स्थायी बंदोबस्त है तो जो लंबे समय के बाद में कंपनी की आय है वो निश्चित रूप से कम होगी, क्योंकि निश्चित अनुपात में आय बढ़ नहीं रही है, टैक्स जो है वो एक स्थिर दर पर है। तो 10 साल 20 साल के बाद में जो टैक्स है वो कम लगने लगेगा कंपनी को। और ये जो सूर्यास्त वाला कानून है, यानी समय पर टैक्स नहीं जमा कराने के कारण बहुत सारे जमींदारों की जो जागीरदारें हैं या जो जमींदारी व्यवस्था है वो समाप्त हो गई थी, यानी उनकी जागीरें छुड़वा ली गई थी कंपनी के द्वारा। तो इसकी कुछ कमियां हैं, कुछ इसके जो फायदे हैं। फायदों में आप ये भी कह सकते हैं कि कंपनी को क्या फायदा हुआ, किसानों को क्या फायदा हुआ, किसानों को क्या हानि हुई, कंपनी को क्या हानि हुई, बहुत सारी बातें हैं। इस पर शॉर्ट में जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा नहीं बनते हैं, और MA BA में जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम रैयतवाड़ी व्यवस्था की ओर। तो ये रैयतवाड़ी सिस्टम है। अब इसमें रैयत क्या है? रैयत का मतलब वैसे होता है प्रजा, या इसको आप सामान्य किसान बोल सकते हैं। तो ये रैयतवाड़ी प्रथा का मतलब क्या हो गया कि किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किया गया जो लगान समझौता है उसको हम रैयतवाड़ी बोलेंगे। किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किया गया लगान समझौता, यानी उसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई जमींदार जागीरदार नहीं है। ये व्यवस्था कहां पर लागू की गई? इस व्यवस्था को लागू किया गया मद्रास में, बंबई में, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में। इन जगहों पर यह व्यवस्था लागू की गई। इसके प्रवर्तक कौन थे? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। शुरुआत कैप्टन रीड ने थॉमस मुनरो की सहायता से 1792 में मद्रास के 12 महल जिले से की गई, और मुनरो जब मद्रास का गवर्नर बना 1820 में तो उसने पूरे मद्रास में यह व्यवस्था लागू कर दी गई। मुनरो 1820 से 27 तक
गवर्नर रहा। 1827 में भारत में ही आंध्र प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1792 में इसकी शुरुआत होती है। 1820 में पूरे मद्रास में लागू होती है। बंबई प्रांत में लागू होती है 1825 में। किसके सहयोग से? एल्फिंस्टन। एक तो थे माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन जो गवर्नर भी रहे बंबई की 1819 से 27 तक, और एक थे चैपलिन। तो माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन और चैपलिन की रिपोर्ट के आधार पर बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इसके अलावा 1858 तक अन्य क्षेत्रों जैसे पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग में भी इसे लागू किया गया। ये ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू थी। 51% पर ये हो गई, 19% पर इससे पहले वाली है, तो बच गया 30%। वो आगे जो महालवाड़ी है वो लागू हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें 30 वर्ष बाद लगान दर की समीक्षा की व्यवस्था की गई कि 30 सालों के बाद में लगान की जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा की जाएगी और उसको दोबारा निर्धारित किया जा सकता है। तो एक तो इसमें जमीन का जो धारक है या भूस्वामी है वो एक तरह से माना गया किसान को, यानी जो रैयत है उसको जमीन का मालिक माना गया। हालांकि पूरी तरह से इसको हम सही नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे बंबई में है उसमें किसान को मालिक ने बताकर उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया अधिग्रहीता, यानी जिसका जमीन पर अधिग्रहण किया हुआ है, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं जिसका भूमि पर कब्जा है, यानी उसको स्थायी मालिक नहीं माना गया है। और यदि वो टैक्स नहीं चुकाता है तो उसको हटाया भी जा सकता है। ये तो सभी जगह, जागीरदारों के लिए भी ये बात लागू थी और ये बात किसानों के लिए भी लागू है। यानी स्थायी बंदोबस्त में जागीरदारों के लिए जो बात थी वो रैयतवाड़ी में किसानों के लिए बात है। यदि टैक्स नहीं चुकाएंगे तो आपको बेदखल कर दिया जाएगा। अब टैक्स लिया कितना जाता था ये कोई तय नहीं है इसके अंदर, यानी लगभग 30% से लेकर 60% के बीच में टैक्स लिया जाता था अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि क्यों मैं इनके बारे में नहीं बता रहा कि कितना टैक्स लिया जाता है। जैसे जहां पर सिंचाई नहीं होती थी, कई स्थानों पर व्यवस्था क्या थी कि जहां सिंचाई नहीं होती है वहां 1/2 भाग लिया जाएगा, यानी 50% लिया जाएगा। ठीक है, यदि सिंचाई होती है तो लिया जाएगा 60% लिया जाएगा। यदि और भी अधिक उपजाऊ जमीन है और बागान वगैरह हैं तो टैक्स और भी ज़्यादा लिया जा सकता है। और यदि जलवायु के उतार चढ़ाव है, कोई इसी प्रकार का अतिवृष्टि ओलावृष्टि जैसा कुछ हो जाता है और फसल में कमी आ जाती है तो अलग व्यवस्था हो जाती है। जैसे बिना सिंचाई वाले के लिए 1/3 हो जाएगी और जो सिंचाई वाली है उसके लिए 40% हो जाएगी। तो ये व्यवस्था अलग अलग है और इस पर कोई एक रेट बता देना निश्चित रूप से संभव नहीं है। तो ये इसके लाभ के बारे में बात करें तो सरकार किसानों के बीच में सीधा संपर्क हो गया, बीच में बिचौली हट गई, जागीरदार नहीं रहे। लेकिन कठोरता से इसमें लगान वसूली की गई। एक जो जमीन का मालिक है वो लगभग आप मान सकते हैं किसान है, पूरी तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन जागीरदार जमीन का मालिक नहीं है। जागीरदार वाली व्यवस्था तो बीच में हटी गई है। तो ये कुछ बातें हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित। अब इसके बाद में हम बात करते हैं महालवाड़ी व्यवस्था की। महाल का मतलब आप कह सकते हैं कि जमीन का वह भाग जिसमें कई सारे गांव हो या एक गांव हो, यानी बहुत सारी पट्टेदारियां हो जमीन में, या आप कह सकते हैं एक गांव समुदाय या गांव के एक समूह को महाल कहा जाता था। तो महालवाड़ी सिस्टम सबसे पहले शुरुआत होती है 1822 में, लेकिन इसका प्रस्ताव 1819 में होल्ट मैकेंजी ने दिया था। 1819 में होल्ट मैकेंजी ने इसका प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव में उन्होंने बताया, सुझाव दिया कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाए, भूमि से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों का ब्यौरा रखा जाए, यानी उनका रिकॉर्ड रखा जाए। लगान के निर्धारण हेतु गांव या गांव के समूह या ग्राम समुदाय यानी महाल को एक इकाई माना जाए और निर्धारित लगान वसूल करने का दायित्व गांव के मुखिया को दिया जाए, जिसको लंबरदार कहते थे। तो गांव के मुखिया का दायित्व है कि वो उस गांव का जो टैक्स है वो इकट्ठा करने की जिम्मेवारी ले। 1822 में मैकेंजी के प्रस्तावों को कानूनी रूप दे दिया गया और भूमि कर है वो 4/5 निश्चित किया गया, यानी इसको आप 80% कहेंगे कि इतना टैक्स लिया जाएगा। अब इसमें टैक्स में भी बहुत सारी बातें हैं कि टैक्स अधिकांशतः ऐसा नहीं लिया जाता था कि जितनी उपज है उसका 80%, उनमें से व्यवस्था होती थी कि उनका खर्च कितना आया होगा किसानों का, उसको कैलकुलेट करके वो निकाल दें, बाकी जो उपज बचती है उसका 80%। ज़्यादातर सिस्टम्स में ऐसा ही होता था, तो आप इसको पूरा 80% नहीं माने। 1833 में विलियम बेंटिक के समय नए अधिनियम में भू राजस्व में सरकार का हिस्सा 2/3 निर्धारित किया गया। 2/3 का मतलब आप लगभग 67-66% आप मान सकते हैं। इसको प्रतिशत में आप लिखेंगे तो 67-66 हो गया। अब इसमें जो रेगुलेशन 7 और रेगुलेशन 9 भी आप पढ़ते हैं, ये जो 1822 में जो कानूनी प्रस्ताव दिया गया था इसको रेगुलेशन 7 कहा गया, रेगुलेशन 7। और ये जो विलियम बेंटिक वाला प्रस्ताव है इसको रेगुलेशन 9 कहा गया। तो ये रेगुलेशन 9 और 7 आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, इसी से संबंधित है।
और इसमें व्यवस्था कर दी गई कि जो लगान है वो 30 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया है। इन सुधारों को हालांकि कुछ स्थानों पर 20 वर्ष के लिए भी था, लेकिन ज्यादातर आप इसको 30 वर्ष ही समझेंगे। इन सुधारों को मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉमसन ने क्रियान्वित किया, इसलिए मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक कहा गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है कि उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक किसे कहा गया? मार्टिन बर्ड को। यह व्यवस्था कहां पर लागू हुई? यह व्यवस्था लागू हुई उत्तर भारत में, आगरा और अवध में, मध्य प्रांत में यानी आज के मध्य प्रदेश के आसपास के इलाके को आप मान सकते हैं, दक्षिण भारत के कुछ जिलों के अलावा पंजाब के कुछ भागों में। पंजाब में थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट लाकर फिर लागू किया गया। और ये इसके ब्रिटिश भारत की कितनी भूमि पर थी? तो लगभग 30% भूमि पर। मैंने आपको बताया 19%, 51% और 30% भूमि पर। तो ये 30% भूमि पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। अब इसमें जो किसान है उसको अपनी भूमि बेचने या गिरवी रखने का अधिकार तो था। यदि वो चाहे तो अपनी भूमि बेच सकता है या गिरवी भी रख सकता है। और कुछ स्थानों पर ये 20 वर्ष के लिए समझौते किए गए, कुछ स्थानों पर 30 वर्ष के लिए किए गए। और जब तक किसान लगान देता रहेगा उसको बेदखल नहीं किया जा सकेगा। और जो समझौता है वो किसके साथ होगा? गांव के लंबरदार के साथ, यानी गांव के मुखिया के साथ होगा। वो साइन करेगा कि ये जो निश्चित राशि है लगान की जो निर्धारित की गई है वो इस महाल की ओर से, इस गांव समुदाय की ओर से कंपनी को दी जाएगी। तो ये बातें थी महालवाड़ी व्यवस्था की, रैयतवाड़ी व्यवस्था की या स्थायी बंदोबस्त की। और उससे पहले जो चलता था इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए उपयोगी भी होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके आप बताइए कि आपको इसमें क्या इंप्रूवमेंट लग सकता है या आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। धन्यवाद।